अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 1 के कुछ हॉट्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिव द एग्जांपल्स फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ए और बी सी इन तीनों इंटीजर्स के अगेंस्ट तीन नंबर्स लगे, ठीक है। मतलब ए बी और सी अलग अलग लेना, ए बी और सी बराबर नहीं होने, सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे लेट ए इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 5 बी 3 इंटीजर्स। ये तीन इंटीजर्स है। तो देयरफॉर देखिए ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, बी डिवाइडेड बाय सी ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, ए अब क्या है 30 है डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय बी क्या है 10 है डिवाइडेड बाय सी क्या है, यहाँ सी है ना, सी 5 है। तो इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10 को 5 से डिवाइड दी जाए ना, 10 को 5 से अगर डिवाइड दी जाए तो 2 आएगी, तो 30 को 2 से डिवाइड देने से 15 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये साइड है। अब राइट साइड देखते हैं। अच्छा, एंड देखिए ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए क्या है 30 है डिवाइडेड बाई बी क्या है 3 है, बी 10 है एक साथ है, फिर से डिवाइडेड बाई सी क्या है 5 है, सी 5 है ना, इज इक्वल टू 30 को आप पहले 10 से डिवाइड देना, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करना। तो 30 को 10 से डिवाइड देने से 3 आएगी डिवाइडेड बाई 5 है, तो इज इक्वल टू आप 3 को 5 से डिवाइड देना, तो 3 को 5 से डिवाइड देना मतलब 3/5 है, डेसिमल पार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या मिल रही है 15 मिल रही है, और राइट साइड 3/5 मिल रही है, दोनों तो बराबर नहीं है ना। तो देखिए ये भी एक एग्जांपल हो सकती है, ये एक एग्जांपल होती है इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। हैंस देखिए ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो वैसे ही और किसी भी तीन इंटीजर्स ए बी और सी के लिए लेना, टोटल 3 का है ना, तो एक तो मैंने कर दी और 2 लेना, और ऐसे प्रूव करके लगाना, ठीक है। अब देखिए फिर से ए 30 ए 60 बी 20 और सी 10 लेना। तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो ए डिवाइडेड बाई ए क्या है 60 है डिवाइडेड बाई बी क्या है 20 है, 20 डिवाइडेड बाई सी 10 है, इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट का काम पहले करना, 20 को 10 से डिवाइड देने से क्या आएगी 2 आएगी। तो वही 60 को 2 से डिवाइड देने से 30 आ रही है, 30 आ रही है ना। लेफ्ट साइड देखते हैं, राइट साइड। एंड ए डिवाइडेड बी ए कितनी है 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई बी कितनी है 20 है डिवाइडेड बाई सी 10 है, इज इक्वल टू पहले 60 को आप 20 से डिवाइड देना, तो 3 आएगी डिवाइडेड बाई 10 है, 3 डिवाइडेड बाई यहाँ 20 को 60 को 20 से डिवाइड देने से तैयार है। फिर से देखिए अब इसकी जो क्वेश्चन आएगी ना, इस क्वेश्चन को 10 से डिवाइड देना, तो 3/10 आ रही, 3/10 है। इसको 3/10 को अगर डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 30 और 3/10 सेम नहीं है ना, बराबर नहीं है ना। तो देयरफॉर हैंस ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये प्रूव हुआ, मतलब ए डिवाइडेड बाई विथ इन ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई विथ इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सी, दोनों साइड बराबर नहीं है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में काम नहीं करते। अब और एक चाहिए ना, तो ए को 18 लेना, बी को 6 और सी को 3 लेना। तो ए डिवाइडेड बाई बी, ए कितने हैं 18 है, 18 डिवाइडेड बाई बी 6 है डिवाइडेड बाई सी 3 है, इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 को 3 से डिवाइड देने से 2 मिलेगी, और 18 को 2 से डिवाइड देने से 9 मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से 9 मिल रही है। आप राइट हैंड साइड देखते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 18 को 6 से डिवाइड देना तो 3 आएगी, 3 6 18 ना 3, फिर से डिवाइडेड बाई 3 है बाहर, इज इक्वल टू 3 से 3 को डिवाइड देने से 1 आएगी। तो यहाँ देखिए 9 और 1 तो बराबर नहीं है ना, तो हैंस ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ चीज़ देखिए आपको ऐसे ही प्रूव करना, ये बोथ साइड बराबर नहीं आने वाला,
ऐसे ही इंटीजर्स लेके प्रूव करना। लेकिन हाँ, एक केस में आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे सकता हूँ। ए को अगर 6 लिया, बी को अगर 3 लिया और सी को 1 लिया, तो इस केस में ये ट्रू नहीं होगी, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएगी। ए का वैल्यू अगर 6 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1 है, इस केस में बोथ साइड बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेना ताकि ये साइड और ये साइड बराबर ना आ जाए, नॉट इक्वल टू है, इक्वल ना हो जाए, ऐसे ही एग्जाम्पल्स देना आपको। लेकिन ए के वैल्यू 6, बी के वैल्यू 3 और सी के वैल्यू 1 मत लेना, वरना बोथ साइड बराबर आ जाएगी। चेक करके देखिए, अगर ए के वैल्यू 6 है, बी के वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1 है, तो देखिए इस साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी है। तो देखिए ए कितने हैं, 6 है, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 1 है। तो 6 है डिवाइडेड बाई 3 को 1 से डिवाइड करने से वही 3 मिलेगी और 6 को 3 से डिवाइड करने से 2 आएगी। अब राइट हैंड साइड देखिए, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी है। तो ए क्या है, 6 है, 6 डिवाइडेड बाई बी क्या है, 3 है, बी 3 है ना, 3 है, डिवाइडेड बाई सी क्या है, 1 है। आप देखिए पहले 6 को 3 से डिवाइड देना तो 2 आएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ 1 है, इज इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड करने से वही 2 है, बहुत सारी बराबर आ रही है ना। तो इसलिए ए को 6, बी को 3 और सी को 1 लेकर यहाँ देखा मत दिखाना, वरना दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। यह प्रॉपर्टी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये तो डिवीजन के केस में काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा काम नहीं करते, हमेशा काम नहीं करते। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हो सकती है, कुछ ऐसे टाइम्स हैं जिनमें यह दोनों साइड बराबर हो सकती है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू increase in altitude at the rate of 8 degrees Celsius per 1500 meter. The temperature at 4500 meter above ground level is 4 degrees Celsius. Find the temperature at the ground level and at an altitude of 9000 meter. यहाँ मतलब क्या है, टेम्परेचर आप टेम्परेचर डिक्रीज होगी, कम होते जाएंगे जितने आप ऊपर जाएंगे, जितने ऊपर आप चढ़ेंगे ना टेम्परेचर उतनी ही कम होते जाएंगे, और जितनी नीचे मतलब ग्राउंड की तरफ उतरते आएंगे उतनी ही टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे। यहाँ मान लीजिए 4500 मीटर है, 4500 मीटर है और यहाँ टेम्परेचर कितने हैं, 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, ठीक है। अच्छा आप देखिए, आपको ग्राउंड लेवल में, ये जो ग्राउंड लेवल है ना, इस ग्राउंड लेवल में टेम्परेचर क्या होनी चाहिए। तो ग्राउंड लेवल मतलब यहाँ ग्राउंड में तो ऊंचाई नहीं है ना, तो 0 मीटर है, हाइट यहाँ 0 मीटर है, मतलब ऊंचाई नहीं है, और टेम्परेचर यहाँ क्या होगी। अच्छा फिर से देखिए, वही 9000 मीटर में मान लीजिए ये 9000 मीटर है, इसमें भी टेम्परेचर क्या होनी चाहिए। अच्छा टेम्परेचर डिक्रीज होगी 8 डिग्री सेल्सियस करके, 8 डिग्री सेल्सियस पर 1500 मीटर, और 1500 मीटर में 8 डिग्री सेल्सियस कम होते जाएगी। तो आपको ग्राउंड लेवल में टेम्परेचर निकलना और 9000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल क्या टेम्परेचर होगी। तो यहाँ देखिए, जितने आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगी, तो इसको उल्टा सोचिए, जितने हम नीचे की तरफ आएंगे ना टेम्परेचर तो बढ़ेगी ना। तो ये जो लेवल है 4500 मीटर पर, इस लेवल में कितने डिग्री है, 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे की तरफ आ रही है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगी, कितनी डिग्री करके बढ़ेगी, हर 1500 मीटर में 8 डिग्री करके, हर 1500 मीटर में 8 डिग्री करके, तो 8 डिग्री सेल्सियस इंटू, लेकिन यहाँ ये जो गैप है 0 से 4500 मीटर, 0 से 4500 मीटर, यहाँ कितने 1500 है, 3 1500 है, 3 इंटू 1500 है ना, 3 15 45, तो 3 1500 मीटर है इस बीच, इस गैप में, तो 3 से इंटू करना, हर 1500 मीटर में 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है, पर हर 1500 मीटर में। तो 45 मीटर और ग्राउंड लेवल यानी कि 0 मीटर में, इसके बीच 3 1500 मीटर है, ठीक है। तो अब इक्वेशन पक्का हो गया, एक्सप्रेशन पक्का हो गई। तो इज इक्वल टू देखिए 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 8 24,
24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होगी। देयरफॉर टेम्परेचर एट द ग्राउंड लेवल इज 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखिए ऐसे ही बांट लेना, अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही बांट लेना। हाँ देखिए इतने तक मान लीजिए, यहाँ 3 टुकड़ा कर दीजिए। ये 1500 मीटर है और ये 3000 मीटर है। तो देखिए जितने हम नीचे आ रही है टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रही है, तो 4 डिग्री कितने डिग्री करके, हर 1500 मीटर में 8 डिग्री करके, तो इतने तक आने से, नीचे आने से 3000 मीटर तक आने से और 8 डिग्री बढ़ जाएगी। तो 4 + 8 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी और 1500 मीटर है ना, तो और भी 8 डिग्री, तो कितने हैं 12 + 8 20 डिग्री सेल्सियस। इतने तक देखिए और भी 8 हैं, 1500, इतने तक देखिए 1500 से ग्राउंड लेवल में और भी 1500 मीटर है ना, इस बीच 1500 मीटर है, तो और भी 8 डिग्री बढ़ा जाएगी ना, तो 28 डिग्री सेल्सियस अल्टीमेट होगी, ठीक है। अच्छा वैसे ही ऊपर आप सोचिए, आप देखिए कम होते जाएगी। इस बीच देखिए कितने 1500 है, इस बीच देखिए और भी 3 1500 है, यहाँ और भी 3 1500 है। देखिए इतने तक देखिए 6000 मीटर है। अच्छा इतने तक मान लीजिए 7500, और भी 1500 बढ़ जाएगी ना, तो 6000 + 1500 क्या 7500, और इतने तक 9000 और भी 1500। तो यहाँ देखिए हम ऊपर जा रहे हैं तो कम होते जाएगा ना, तो और भी 8 डिग्री कम होते जाए। यहाँ देखिए ये टेम्परेचर ऊपर तो डिक्रीज हो रही है तो कम होते जाएगा ना, तो 4 से और भी 8 कम होगी, तो 4 - 8 क्या होगी, 4 - 8 इज इक्वल टू -4 है। बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो डिफरेंस नेगेटिव होगी, तो -4 डिग्री सेल्सियस होगी। यहाँ देखिए इतने तक और भी 8 कम हो जाएगा ना, तो -4 - 8 इज इक्वल टू -12 डिग्री, तो इतने तक -12 डिग्री सेल्सियस है। और 9000 पर और भी 8 कम हो जाएंगे ना, तो और भी 8 कम है, तो -12 - 8 -20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ लिख दीजिए, टेम्परेचर एट द ग्राउंड लेवल इज 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 × 8 डिग्री, 3 × 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 × 8 = 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेम्परेचर एट 9000 मीटर अबव द ग्राउंड, 4500 मीटर में 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए जब टेम्परेचर कमेगी ना, तो इसको नेगेटिव नंबर से लिखना, नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। तो इस बीच कितने हैं, इस बीच और भी 3 है ना, और वो 3 है, तो प्लस 3 × कितने डिग्री कम हो रही है, हर 1500 मीटर में 8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम जब नीचे आ रही थी ना ग्राउंड लेवल तक, तो यह इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज के लिए पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज के लिए टेम्परेचर की नेगेटिव इंटीजर लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 × 24, तो इन दोनों में देखिए एक नेगेटिव है, तो -24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 24 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, तो 24 - 4 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और जब बड़ा नंबर नेगेटिव है तो डिफरेंस नेगेटिव होगी, तो -20 डिग्री सेल्सियस है 9000 मीटर ऊंचाई पर। तो ऐसे होते हैं आंसर, इजी है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, Mohesh is a saree dealer. He gets a profit of ₹100 by selling a cotton saree and loses ₹40 per saree by selling the all stock of synthetic sarees. तो महेश एक साड़ी डीलर है, साड़ी बेचता है। तो इन्होंने अर्न करती है, इन्हों को मुनाफा होती है हर कॉटन साड़ी में, हर एक कॉटन साड़ी में 100 रुपये कर गया।
और इनको नुकसान होती है, लॉस होती है सिंथेटिक साड़ी में। ओल्ड स्टॉक, पुराना सिंथेटिक मतलब रेशम की, पुराना रेशम की जो साड़ी है वो आजकल तो नहीं चलते हैं ना, तो पुराने रेशम की साड़ी, हर साड़ी में 40 रुपया करके नुकसान होती है, मतलब लॉस हो जाती है। तो किसी एक डील में, यह नंबर देखिए, इन ए डील विथ ए रिटेलर ही लॉस्ट ₹1000 बाय सेलिंग 80 सिंथेटिक साड़ीज एंड फ्यू कॉटन साड़ीज। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉटन साड़ीज ही सोल्ड इन दिस डील। तो किसी एक डील में, किसी एक रिटेलर के साथ डील हुई, रिटेलर मतलब खुचरा विक्रेता, ठीक है। तो खुचरा विक्रेता के साथ डील हुई जिनके पास इन्होंने 80 पुराना साड़ी बेचा, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ कॉटन साड़ीज भी सेल किया, बिक्री किया। अच्छा, तो इनको टोटल लॉस हुआ वह 1000 रुपया। तो इन्होंने कॉटन साड़ी कितनी बेचा होगा ये निकलना। तो देखिए ये तो लॉस है ना, इनको लॉस हुआ, तो लॉस को हम निगेटिव इंटीजर से रेफर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹1000 और -1000 माइनस ₹1000, इसको माइनस में दिखाना, टोटल लॉस माइनस में दिखाना, ठीक है। लॉस बाय सेलिंग 80 सिंथेटिक साड़ीज इज इक्वल टू 80 इंटू माइनस ऑफ ₹, हर साड़ी में 40 रुपये लॉस होते हैं, 40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ₹, 4 8 32 और 2 0 है, इसमें 1 0, इसमें 1 0 लगा देना। तो टोटल 3200 रुपये इनके लॉस होती है 80 साड़ी, सिंथेटिक साड़ी बेचने के बाद। अब देखिए यहाँ टोटल लॉस तो 1000 हो रही है, तो इसका मतलब कुछ तो कॉटन साड़ी बेचा होगा जिसकी वजह से कुछ मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कॉटन साड़ी कितने हैं, तो यहाँ देखिए देयरफॉर देखिए कॉटन साड़ी कितने हैं, कितने बेचा है, और हर कॉटन साड़ी में देखिए 100 रुपये प्रॉफिट मिलती है। तो देखिए ऐसे ही लिखना 100 इंटू, यहाँ कुछ देर के लिए x मान लीजिए, मतलब x से इस जगह को फिलहाल बढ़ दीजिए प्लस, यहाँ देखिए -32 है, 8 इंटू -40 मतलब -32 100, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो रही है, टोटल लॉस 1000 रुपीज़ है ना, तो -1000, यहाँ रुपीज़ अभी तक मत लगना, बाद में हम रुपीज़ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या होगी x की जगह, यहाँ क्या होगी, यहाँ तो 3200 हो रही, तो यहाँ एक्चुअली क्या होनी चाहिए, देखिए -1000 होनी चाहिए। तो एक काम करना, 3200 से 1000 माइनस कर दीजिए, ये राफ के लिए, तो क्या होगी 2200 है, 2200 है यहाँ। तो इसके मतलब क्या है, ये तो लॉस है ना, ये तो 80 हाड़ी के अगेंस्ट जो लॉस है, और एक्चुअली टोटल लॉस ये हो रही है, तो मतलब ये प्रॉफिट हुआ 2200 रुपये प्रॉफिट हुआ। टोटल लॉस 3200 रुपये है और 2200 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कम है ना, लॉस से कम है, टोटल लॉस से टोटल प्रॉफिट कम है। तो अल्टीमेट फाइनली क्या हो रही है, काट पुट करके 1000 यहाँ क्या हो रही है, लॉस हो रही है, लॉस हो रही है ना। अच्छा, ही लॉस्ट ₹1000, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, ये जो 2200 रुपये है ये प्रॉफिट मिला कॉटन साड़ी से। तो ये 2200 रुपया, देखिए 2200 रुपये के लिए कितने साड़ी बेचनी पड़ेगी, हर साड़ी में 100 रुपये प्रॉफिट मिलती है। तो 2200 साड़ी के लिए कितने हैं, 100 से डिवाइड देना, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 22 है। तो मतलब 22 साड़ी है, 22 कॉटन साड़ी इन्होंने बेचा होगा। तो यहाँ इसको ऐसा ही रखना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉटन साड़ी सोल्ड इज इक्वल टू 22, 22 साड़ी, ठीक है। अब बी नंबर देखिए, इन एन अनदर डील ही नाइदर गेट नॉर लॉस्ट। इफ ही सोल्ड 50 कॉटन साड़ीज, फाइंड द नंबर ऑफ सिंथेटिक साड़ीज ही सोल्ड। किसी और एक डील में इन्हों को ना कोई लॉस हुआ ना कोई प्रॉफिट हुआ, मुनाफा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं,
मतलब बराबर है, ज़ीरो। प्रॉफिट या फिर लॉस ज़ीरो है। इन्होंने तो दोनों टाइप्स की साड़ीज बेचा ना, तो देखिए इनमें से 50 से कॉटन साड़ीज कितने हैं, 50 बेचा। तो सिंथेटिक साड़ी कितनी बेचा होगा ताकि ना प्रॉफिट होगी ना लॉस होगी। तो देखिए प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 50 कॉटन साड़ीज, 50 कॉटन साड़ीज के लिए कितने प्रॉफिट होगी, 50 इंटू ₹100। हर साड़ी में तो 100 रुपये मिलती है ना प्रॉफिट कॉटन साड़ी, और 50 कॉटन साड़ी तो ₹5000। तो 50 साड़ी के लिए टोटल प्रॉफिट 5000 रुपये मिल रही है। लेकिन उसी ही 5000 रुपये नुकसान से कवर हो जाती है। मतलब अब जो सिंथेटिक साड़ीज़ है ना, इनको बेच के और वे 5000 नुकसान हो जाते हैं, ताकि तो प्लस माइनस होकर जीरो आ जाते हैं ना। जो प्रॉफिट हुआ वही लॉस हो गया, तब जाके तो जीरो आया। तो इसका मतलब क्या है, 5000 रुपये अगर प्रॉफिट मिलती है 50 कॉटन साड़ी बेचने के बाद, तो कुछ सिंथेटिक साड़ीज बेचने के बाद उतने ही 5000 रुपये नुकसान हो जाते हैं। तो देयरफॉर अब ऐसे ही लिखना 5000, ये देखिए जब प्रॉफिट है तो पॉजिटिव इंटीजर होना, प्लस अब देखिए कितनी साड़ीज होगी सिंथेटिक, जबकि हर सिंथेटिक साड़ी बिक्री करने के बाद 40 रुपये नुकसान होते हैं। यहाँ कितने हैं ये ब्लैंक में रखना, इनटू ये तो हर साड़ी में कितने हैं 40 रुपये लॉस होते हैं। तो लॉस जबकि ये नेगेटिव तो -40। अच्छा, इस गैप में अब क्या होगी, ये जो गैप है इसमें क्या होगी, ताकि दोनों साइड बराबर आ जाए। यानी कि ये तो जीरो है, टोटल क्या है प्लस माइनस करके तो जीरो हो जाएगी ना। तो यहाँ मतलब क्या है, राफ आप एक काम कर सकते हैं, 5000 को 40 से डिवाइड दे देना, एक जीरो से जीरो कट जाएंगे। अच्छा 4 12 जार 48, 2 बचा 24, 5 जार 20। तो यहाँ 125 है, 125 इंटू -40। मतलब क्या है, आप देखिए 125 और 40 -40 इंटू कीजिए, 125 और 40 इंटू कीजिए, तो 4 5 जार 20, 0 कैरी ओवर 2, 4 2 जार 8 + 2 10, 0 कैरी ओवर 1, 4 1 जार 4 + 1 5 है, और इसके 0 लास्ट में। तो ये जब दोनों में एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगी, तो +5000 -5000 क्या हो, जीरो हो गया। तो देखिए यहाँ आप आंसर ऐसे ही लिखना, नंबर ऑफ सिंथेटिक साड़ीज ही सोल्ड कितने हैं, 125 है, 125। ठीक है, तो भाई ऐसी होती है इस टाइप के आंसर। उम्मीद है क्या आप लोगों की समझ में आया। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई। और ऐसे ही देखिए आपकी मैथ्स एक्सप्रेस बुक की सब एक्सरसाइजेस की सब प्रॉब्लम्स, सब चैप्टर्स की सब टाइप्स की प्रॉब्लम्स, रिविजन टाइप्स, MCQs, मेंटल मैथ्स, हॉट्स क्वेश्चंस, सब के सब जितने सारे क्वेश्चंस है सब सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हर वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके एक बात बताना, आपके पास ये मैथ बुक है या फिर वो मैथ बुक है। दोनों ही सेम है एक्चुअली, दोनों में कुछ चैप्टर्स है, 2-4 चैप्टर्स है जिनके सीरियल नंबर में थोड़ा सा उलट पलट है, लेकिन एक्सरसाइजेस में जो प्रॉब्लम्स है ना, क्वेश्चंस है, सब सेम है, सबके सीरियल नंबर भी सेम है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।